तो हेलो साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मंत्रा ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। चलिए साथियों, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड हम लोग टॉपिक देख रहे थे। उसी टॉपिक में लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में हमने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा था। उसके अलावा इसमें लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड साथियों कुछ साइंटिस्ट के द्वारा लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं। उन बातों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअसली साइंटिस्ट के माध्यम से। देखिए, सबसे पहला है लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन। इसमें जो पहले साइंटिस्ट होते हैं जो लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बताते हैं, तो पहला साइंटिस्ट का नाम है B.F. स्किनर। क्या नाम है साथियों? पहले साइंटिस्ट का नाम है B.F. स्किनर। B.F. स्किनर। B.F. स्किनर। देखिए साथियों, B.F. स्किनर क्या बोलते हैं? B.F. स्किनर ये बोलते हैं कि बच्चे जो होते हैं, है ना, वो प्रयास करके, एफर्ट करके सीखते हैं। बच्चे एफर्ट करके सीखते हैं, ऐसा इनका मानना है। मतलब चाइल्ड लर्न लैंग्वेज बाय रेनफोर्समेंट। इसका मतलब रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? प्रयास के द्वारा। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? प्रयास करके सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? तो लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं? बच्चे प्रयास करके सीखते हैं, ऐसा इनका मानना है। ये बोलते हैं कि बच्चे को हम क्या कराएंगे? लर्न कराएंगे तो विद इमिटेट या कॉपी। मतलब दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं, जैसे पहला पॉइंट हो गया रेनफोर्समेंट से सीखते हैं, प्रयास करके सीखते हैं। दूसरा चाइल्ड लर्न विथ इमिटेट और कॉपी। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। क्या करना? नकल करना या कॉपी करना। दोहराव के द्वारा सीखते हैं बच्चे जो है, ऐसा इनका मानना है। बच्चे जो लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, पहला बताते हैं चाइल्ड लर्न लैंग्वेज बाय रेनफोर्समेंट, मतलब प्रयास करके सीखते हैं। उसके अलावा इनका क्या मानना है? चाइल्ड लर्न विद इमिटेट और कॉपी करके, नकल करके सीखते हैं। अब देखो, बच्चे जो है कॉपी करेंगे, नकल करेंगे, तो क्या होता है साथियों? देखो, अगर करेक्ट कॉपी करता है ना, करेक्ट कॉपी करता है तो उनको हमको क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। क्या करना है? रेनफोर्समेंट करना है। देखिए, अगर मान लो बच्चा जो है करेक्ट क्या किया? करेक्ट कॉपी किया, जो हम चीज़ बोल रहे हैं उसको बुलवा रहे हैं, करेक्ट कॉपी किया, करेक्ट इमिटेट किया, तो उसको हम लोग करेंगे रेनफोर्समेंट, मतलब वही प्रेज करेंगे, प्रशंसा करेंगे। क्या करेंगे? प्रेज करेंगे, मतलब प्रशंसा करेंगे। क्या करेंगे साथियों? प्रेज मतलब प्रशंसा करेंगे, ठीक है, या इसी को रेनफोर्समेंट करेंगे। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है रेनफोर्समेंट करेंगे। देखिए साथियों, समझते जाना क्या बोल रहा हूँ। करेक्ट कॉपी करेगा, इमिटेट करेगा, जो बताना चाह रहे हैं, तो रेनफोर्समेंट करेंगे। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या प्रशंसा करना। उसका क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे? प्रोत्साहित करना। रेनफोर्समेंट का मतलब बच्चे जो सीखते हैं रेनफोर्समेंट से, ऐसा इनका मानना है। प्रोत्साहित करेंगे, प्रयास करता है तो उसको शाबाशी देना है, प्रेस करना है बच्चों को। अगर मान लो करेक्ट कॉपी नहीं करता है, मतलब वो अनसक्सेस हो गया, है ना, अगर वो बच्चा जो है मान लो अनसक्सेस हो गया, तो उस स्थिति में क्या करना है साथियों? उस स्थिति में ये करना है, अगर मान लो बच्चा करेक्ट कॉपी नहीं किया, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं किया, या करेक्ट उच्चारण नहीं किया, या करेक्ट नहीं बोल पाया जो भी चीज़ बताना चाह रहे हैं, तो उसको हमको क्या कर रहे हैं? यदि बच्चा जो है इनकरेक्ट करता है, इनकरेक्ट कॉपी, है ना, तो उसको हमको क्या कर देना है? इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर करना है। इग्नोर करना है, उसको नज़रअंदाज करना है। क्या करना है? नज़रअंदाज करना है, इग्नोर करना है। अब इग्नोर कर देंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे? हम लोग बार बार प्रैक्टिस कराएंगे। इग्नोर कर दिए, उसके बाद हमको क्या कराना है? उसको बार बार ड्रिल और प्रैक्टिस कराना है ना। इग्नोर कर दिए, मान लो बच्चे को हमने क्या किया? इग्नोर किया। अगर वो नहीं सीख पाया तो हमको उसको क्या कराना पड़ेगा? ड्रिल और प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, है ना। ड्रिल एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। मतलब हमको बच्चों को बार बार हमको प्रयास कराना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा B.F. स्किनर का मानना है कि बच्चे जो है कॉपी करके सीखते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं, नहीं सीखते हैं तो उनको क्या करना है? हमको
इग्नोर करना है और उनको ड्रिल और प्रैक्टिस कराना है। अगर कर लिए एक बार में कॉपी, दूसरे बार में कर ले तो उनको रेनफोर्समेंट करना है, उनको प्रोत्साहित करना है, उनकी प्रशंसा करना है, प्रेस करना है। ठीक, चलिए इसको ध्यान में रखना है। मतलब ये क्या थ्योरी देते हैं, तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी इनका याद रखना। इनका थ्योरी का क्या नाम क्या है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी। बिहेवियरिस्ट थ्योरी, इसको याद रखना। बिहेवियरिस्ट थ्योरी कौन दिया है, तो याद रखना है आपको, B.F. स्किनर। कौन दिए हैं, तो B.F. स्किनर। B.F. स्किनर, इन्होंने बिहेवियरिस्ट थ्योरी दिया है, इसको याद रखना। क्या दिया है बिहेवियरिस्ट थ्योरी में, यही बताया गया है कि बच्चों को रेनफोर्समेंट करना है, प्रोत्साहित करना है, जो कॉपी करता है, इमिटेट करता है। अगर अनसक्सेस हुआ तो उसको हमको क्या करना है, इग्नोर करना है और उसको बार बार प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, मतलब बिहेवियरिस्ट थ्योरी का मतलब व्यवहार में लाना, मतलब कैसा सिद्धांत दिए हैं, हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट में लाना, हैबिट फॉर्मेशन। क्या करना है, हैबिट फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है मतलब आदत में लाना, है ना, मतलब बच्चों के आदत में लैंग्वेज को लाना, आदत को या आदत में लाना। ठीक है, आदत में लाना, आदत में लाना, बच्चों के आदत में लैंग्वेज को लाना, हैबिट में आ जाना उसका, तो इसको हैबिट फॉर्मेशन बोलते हैं। ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी के अंतर्गत बताया है इन्होंने, और इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा है ना, मतलब ऑपरेशन करके हमको देखना है। क्या कंडीशनिंग बताया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसका मतलब क्या है, इस सभी पॉइंट को हमको याद रखना है ना जी। क्या याद रखना है, ऑपरेंट कंडीशनिंग बताया है, मतलब हमको ऑपरेशन करना है, बार बार प्रयास करना है बच्चों को सिखाने के लिए। इग्नोर करना है, नहीं सीखेगा तो उनको डांटना फटकारना नहीं है, ऑपरेंट कंडीशनिंग करना है, ऑपरेट करना है, हैबिट फॉर्मेशन उसकी आदत में लाना है। उसके अलावा बिहेवियरिस्ट थ्योरी दिया है इन्होंने, B.F. स्किनर, तो व्यवहार में लाने के लिए दिया है। तो ये चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अगला साइंटिस्ट की ओर बढ़ते हैं। अगले साइंटिस्ट है नॉम चोम्स्की। अगला साइंटिस्ट क्या है, नॉम चोम्स्की। अगला साइंटिस्ट का नाम क्या है, नॉम चोम्स्की। नॉम चोम्स्की। अब देखिए नॉम चोम्स्की क्या बोलते हैं साथियों, समझने का प्रयास करेंगे। नॉम चोम्स्की क्या बोलते हैं, देखिए साथियों, नॉम चोम्स्की ये है कि उन्होंने बिहेवियरिस्ट थ्योरी का आलोचना किया है, क्रिटिसिज्म किया है ना। ये उनका ये मानना है कि बच्चे जो हैं उनके में इनेट एबिलिटी होती है, मतलब जन्मजात से वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, उनकी इनहेरेंट एबिलिटी होती है, जन्मजात कुछ ना कुछ क्षमता होती है, उसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा है। ये क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिस्ट थ्योरी। ये जो है क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं, किसका, आलोचना करते हैं ना, आलोचना करता है जी, है ना। कौन, नॉम चोम्स्की की आलोचना करते हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी का, कि बच्चों जो है, बच्चों में क्या होता है, जन्मजात एबिलिटी होती है, जन्मजात सीखने का उनमें गुण होता है, ऐसा इनका मानना है ना। बच्चों में क्या होता है, इनहेरेंट एबिलिटी होता है, इनहेरेंट एबिलिटी होता है, एबिलिटी टू लर्न, इनहेरेंट एबिलिटी टू लर्न, इसको याद रखेंगे, इनहेरेंट एबिलिटी टू लर्न, है ना, इनहेरेंट एबिलिटी टू लर्न, मतलब सीखने का बच्चों में पहले से गुण मौजूद होता है, ऐसा इनका मानना है। तो इनहेरेंट एबिलिटी मतलब वही होता है आंतरिक क्षमता, तो बच्चों में सीखने के गुण पहले से मौजूद होता है, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, इसको याद रखना, इनहेरेंट एबिलिटी, या इसी को बोलते हैं इनेट एबिलिटी। इनहेरेंट एबिलिटी या लिखा हुआ मिलेगा इनेट एबिलिटी, ऐसा भी लिख सकते हैं। इनेट एबिलिटी का मतलब क्या होता है, जन्मजात क्षमता। इनेट एबिलिटी का मतलब क्या होता है, जन्मजात क्षमता बच्चों में मौजूद होता है, और उस क्षमता को कहा गया है LAD। क्या कहा गया है, LAD मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब लैंग्वेज ग्रहण करने का तंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब बच्चों में क्या होता है, भाषा को ग्रहण करने के लिए उनके मस्तिष्क में जन्म से ही, बचपन से ही, जन्म लेते ही इनेट एबिलिटी, जन्मजात उनकी क्या होती है, क्षमता होती है, उसका नाम क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इनेट एबिलिटी वाला जो उसको क्या बोलेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें
जन्म से उनमें ग्रामर डेवलप होता है, उसको कहा जाता है जनरेटिव ग्रामर। इनका ये मानना भी है, इसको याद रखना है। ये तो आलोचना की है, पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, इनहेरेंट एबिलिटी होता है लर्न करने का, सीखने के लिए जन्मजात क्षमता होती है, आंतरिक क्षमता होती है। इनेट एबिलिटी होता है जन्मजात क्षमता, इनहेरेंट एबिलिटी आंतरिक क्षमता होती है। और उसी क्षमता को क्या नाम दिया गया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब देखो ये क्षमता होता है तो बच्चे क्या करते हैं, बोर्न विद, बच्चे जो है जन्म से ही क्या करते हैं, बच्चे जो है जन्म से ही ग्रामर उनके माइंड में डेवलप होता है, ऐसा इनका मानना है। चाइल्ड बोर्न विद, इनका ये मानना है चाइल्ड बोर्न विथ ग्रामर, बच्चों में पहले से मौजूद ग्रामर होता है, जन्म से ही ग्रामर होता है, उसका नाम दिया है कॉल्ड जनरेटिव ग्रामर। मतलब जन्म से ही तो जनरेटिव ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर। तो बच्चों में जन्म से ही ग्रामर मौजूद होता है, उसको क्या कहा गया है, जनरेटिव ग्रामर। इसके अलावा इनका ये मानना है कि बच्चों में फ्यू कॉमन ग्रामर होते हैं, कुछ कॉमन ग्रामर होते हैं। मतलब जनरेटिव ग्रामर तो होते ही है, मतलब फ्यू कॉमन ग्रामर होता है, फ्यू कॉमन ग्रामर। बच्चों में क्या होता है, कुछ कॉमन ग्रामर होते हैं, उसको यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। क्या कहा है इन्होंने, यूनिवर्सल ग्रामर। क्या नाम दिया है, यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। कौन कहा है, तो नॉम चॉम्स्की ने कहा है। इसको याद रखना है ना, नॉम चॉम्स्की क्या बोलते हैं, कुछ कॉमन ग्रामर होते हैं बच्चों में, उसको यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। और जन्म से ही ग्रामर मौजूद होता है, उसको क्या कहा है, तो जनरेटिव ग्रामर कहा है। दो प्रकार के ग्रामर इन्होंने बताया है, ठीक है। अब जो इनेट एबिलिटी जो होता है बच्चों में, वो 5 साल तक इफेक्टिव होता है, ऐसा भी इनका मानना है ना। जो इनेट एबिलिटी होता है, इनेट एबिलिटी जो होता है बच्चों में, इनेट एबिलिटी मतलब जो जन्मजात क्षमता होती है बच्चों में, वो इफेक्टिव होता है टिल 5 ईयर। मतलब 5 साल तक ये क्या रहता है, इफेक्टिव रहता है। मतलब 5 साल तक ये क्या रहेगा, बच्चों में ज़्यादातर मौजूद होता है, ऐसा इनका मानना है ना। इनेट एबिलिटी टिल 5 ईयर इफेक्टिव, 5 साल तक के ये प्रभावकारी होता है, इसको याद रखना है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है, बच्चे जो है जन्म से इनेट एबिलिटी उनके माइंड में मौजूद होता है, इनहेरेंट एबिलिटी आंतरिक क्षमता मौजूद होता है, तो उनके अंदर एक डिवाइस मौजूद होता है, उसको क्या कहा गया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मतलब बच्चे जो है जन्म से ग्रामर कुछ ना कुछ सीख के रखते हैं बच्चे जो है, उसको जनरेटिव ग्रामर। और उसमें कुछ कॉमन ग्रामर होता है, उसको क्या कहा गया है, यूनिवर्सल ग्रामर कह दिया है। और ये सभी चीज़ें जो इनेट एबिलिटी है, इफेक्टिव कब तक के रहता है, ये रहता है 5 साल तक का, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें इनके बारे में ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद अगला जो साइंटिस्ट है जेम्स एसर। जेम्स एसर का मतलब ये है कि बच्चे जो है, जेम्स एसर, अगला जो साइंटिस्ट का नाम है जेम्स एसर। जेम्स एसर, जेम्स एसर है ना। इनका ये मानना है कि जो बच्चे जो हैं, जेम्स एसर, इनका ये मानना है कि बच्चे जो हैं, इनका मानना है चाइल्ड लर्न थ्रू फिजिकल रिस्पॉन्स। मतलब जो बच्चे जो हैं कैसे सीखते हैं, तो फिजिकल रिस्पॉन्स से सीखते हैं। फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है साथियों, फिजिकल रिस्पॉन्स, बच्चे जो सीखते हैं कैसे सीखते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्स से सीखते हैं। मतलब शारीरिक क्रियाकलाप से, शारीरिक प्रत्युत्तर से सीखते हैं। मतलब बच्चों को हमको जब सिखाना रहेगा तो एक्टिविटी करना, मतलब जैसे कम, गो, जाओ, मतलब उसमें आपको हैंड का यूज करना पड़ेगा, हैंड का, वॉइस का यूज करना पड़ेगा। कम हियर, गो देयर, ऐसे करके बच्चों को हम क्या करते हैं, सिखाते हैं। मतलब हैंड का फिजिकल रिस्पॉन्स होता है, मतलब बॉडी मूवमेंट होता है। कहने का मतलब क्या है, इसमें बच्चों को हम लोग बॉडी मूवमेंट करके सिखाएंगे। बॉडी मूवमेंट करके क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं इसमें। तो इनका यही कहना है, बस बच्चा जो है बॉडी मूवमेंट से सीखता है, उनको जब ऐसा बॉडी मूवमेंट करके दिखाएंगे तो फिजिकल रिस्पॉन्स से सीखता है। ये जेम्स एसर का कहना है, ठीक। चलिए अगले साइंटिस्ट है स्टीफन क्रेसन। क्या बोलते हैं, स्टीफन क्रेसन।
अब स्टीफन क्रेसर का क्या कहना है? देखो, स्टीफन क्रेसर जो साइंटिस्ट है, इनका ये मानना है कि बच्चों को यदि हम लोग जो सेकेंड लैंग्वेज जो होता है ना, उनको भी अगर फर्स्ट लैंग्वेज जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं, मतलब इक्विजन जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं, तो उसको भी वो सीख सकता है, सेकेंड लैंग्वेज को भी फर्स्ट लैंग्वेज के जैसा सीख सकता है, ऐसा इनका मानना है। मतलब इन्होंने इनपुट हाइपोथेसिस थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज इक्विजन दिया है। क्या दिया है इन्होंने? इनपुट हाइपोथेसिस थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज इक्विजन। ये क्या दिए हैं? तो इनपुट हाइपोथेसिस थ्योरी, इनपुट हाइपोथेसिस थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज इक्विजन, सेकेंड लैंग्वेज इक्विजन, लैंग्वेज इक्विजन। इन्होंने क्या बताया है? इनपुट हाइपोथेसिस थ्योरी, है ना, इनपुट हाइपोथेसिस थ्योरी बताया है, मतलब आंतरिक परिकल्पना। इनपुट हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? आंतरिक परिकल्पना, आंतरिक परिकल्पना का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इनपुट हाइपोथेसिस थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, मतलब यदि हम फर्स्ट लैंग्वेज को तो क्या करते हैं, मदर टंग को क्या करते हैं, सीधा एक्वायर करते हैं, मतलब देख के, बोल के, सुन के सीख जाते हैं, ऑटोमेटिक सीखते जाते हैं। लेकिन यदि हमको सेकेंड लैंग्वेज को सीखना है तो ऐसा माहौल हमको क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज के जैसे ही सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं, ऐसा इनका मानना है ना। मतलब इसका मतलब ये है, इफ वी प्रोवाइड such environment like mother tongue, मतलब मातृभाषा के जैसे यदि हम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएं, देन वी आल्सो एक्वायर सेकेंड लैंग्वेज लाइक फर्स्ट लैंग्वेज। अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो यदि हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल प्रोवाइड करा दे जो उसके मदर टंग से रिलेटेड हो, मतलब मदर टंग के जैसा उनको अगर हम एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा दें, मतलब किसको सिखाने के लिए, सेकेंड लैंग्वेज, मतलब टारगेट लैंग्वेज को, मतलब द्वितीयक भाषा को, सेकेंड लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा को जैसे मान लो, तो हाँ उसको भी बच्चा क्या कर सकता है, सेकेंड लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज के जैसा वो एक्वायर कर सकता है, इनका ये मानना है। तो इसको बस याद रखना है कि इनपुट हाइपोथेसिस थ्योरी दिया है कौन, स्टीफन क्रेसर, और इनका क्या मानना है कि यदि हम बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएं जैसे वो मदर टंग के जैसा हो, प्राथमिक भाषा के जैसा हो, तब हम उसको क्या करा सकते हैं, सेकेंड लैंग्वेज को भी हम लोग उसको एक्वायर करा सकते हैं, मतलब सिखा सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। ठीक, मतलब ये सेकेंड लैंग्वेज इक्विजन का दिया है, याद रखना ना, क्या बोला है, सेकेंड लैंग्वेज इक्विजन कहा है इन्होंने, सेकेंड लैंग्वेज इक्विजन। ठीक है, इसको याद रखना, ये सेकेंड लैंग्वेज को इक्विजन कर सकते हैं, जबकि सेकेंड लैंग्वेज को क्या किया जाता है, लर्निंग किया जाता है। बल्कि स्टीफन क्रेसर का क्या मानना है, यदि ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएं जो फर्स्ट लैंग्वेज के जैसा हो, तो सेकेंड लैंग्वेज को भी हम एक्वायर कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, इनका ये मानना है। ठीक, चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक के। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला जो साइंटिस्ट होते हैं वो जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे हैं कॉग्निटिव थ्योरी देते हैं। अगले साइंटिस्ट का नाम क्या है, जीन पियाजे, है ना, अगले साइंटिस्ट का नाम है जीन पियाजे। अगले साइंटिस्ट का नाम याद रखना है जीन पियाजे। अगले साइंटिस्ट हैं हमारे जीन पियाजे, इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे साहब, है ना, जीन पियाजे। अब देखिए जीन पियाजे इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी होता है, क्या होता है, कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी बताते हैं। क्या थ्योरी बताते हैं जीन पियाजे जो है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी मतलब संज्ञानात्मक
विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया है, मतलब ज्ञान के ऊपर फोकस किया, संज्ञान के ऊपर फोकस किया है, ज्ञान के ऊपर फोकस किया है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी क्या बताया है? कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इन्होंने बताया है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कौन बताया? तो याद रखना है, जीन पियाजे। कौन? जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे। इसका मतलब ये इनका यह कहना है कि जो बच्चों के मन में सबसे पहले थॉट आता है, उसके बाद भाषा आता है। इनका ये क्या मानना है? थॉट प्रीसीड फर्स्ट आफ्टर देन लैंग्वेज। ठीक है, इनका कहने का मतलब क्या है? जो विचार हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं, विचार भाषा से पहले आता है, भाषा से पहले आता है, पहले आता है। इनका ये मानना है। ठीक है साथियों, तो जो विचार है, थॉट है, वो प्रीसीड मतलब पहले, फर्स्ट मतलब आना है पहले, आफ्टर मतलब देन लैंग्वेज, है ना। पहले क्या आता है? आपका थॉट आएगा, उसके बाद आता है लैंग्वेज। ऐसा इनका मानना है। मतलब विचार आया, कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, उसके बाद वो लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट होता है। मतलब ये इनका ये मानना है, कॉन्सेप्ट क्या हो गया? कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, है ना। कॉन्सेप्ट क्या हुआ? डेवलप हुआ। कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, उसके बाद वो क्या करेगा? लैंग्वेज स्टार्ट करता है, लैंग्वेज स्टार्ट करेगा। लैंग्वेज स्टार्ट करेगा तो लैंग्वेज तीन प्रकार से स्टार्ट करता है। पहले एडॉप्टेशन है, एसिमिलेशन है और एकोमोडेशन। तीन प्रकार से लैंग्वेज को स्टार्ट करेगा। सबसे पहले उसके माइंड में कॉन्सेप्ट आएगा, विचार आएगा, उसके बाद लैंग्वेज आता है। तो कॉन्सेप्ट अगर उसके मन में आ गया तो तीन प्रकार से भाषा को सीखने का प्रयास करेगा। देखिए तीन प्रकार से कौन कौन सा है उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहला है, सबसे पहला एडॉप्टेशन। क्या होता है? एडॉप्टेशन। उसके बाद एसिमिलेशन, एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन। दूसरा होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एडॉप्टेशन, एसिमिलेशन। और तीसरा होता है एकोमोडेशन। क्या होता है? एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। तीन प्रकार से बच्चा जो है वो भाषा को सीखता है। पहला एडॉप्टेशन, दूसरा है एसिमिलेशन और तीसरा एकोमोडेशन। आप इसको बारी बारी से समझते हैं क्या होता है ना। एडॉप्टेशन का मतलब अनुकूलन। क्या होता है? अनुकूलन। एडॉप्टेशन मतलब अनुकूलन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातीकरण। अगर हिंदी में अनुवाद देखेंगे तो अभी बताऊंगा क्या है आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण ये होता है। और एकोमोडेशन मतलब होता है समायोजन करना, सामंजस्य करना, समायोजन, समायोजन। तो इस प्रकार से तीनों स्टेप क्या है? लैंग्वेज स्टार्ट हो रहा है, लैंग्वेज स्टार्ट। तीन प्रकार से लैंग्वेज स्टार्ट होता है। पहले कॉन्सेप्ट आया, थॉट आया, उसके बाद ये लैंग्वेज स्टार्ट हुआ। अब एडॉप्टेशन क्या होता है? ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है लर्निंग के लिए। एडॉप्टेशन क्या कराता है? पहला पॉइंट अगर देखेंगे तो एडॉप्टेशन क्या कराता है? एडॉप्टेशन ये इट प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग। मतलब सीखने के लिए माहौल प्रदान करता है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। तो ये एडॉप्टेशन हो गया, मतलब अनुकूलन। आवास एक प्रकार से बोल सकते हैं, आसपास के आवास को प्रोवाइड कराता है। दूसरा देखो, दूसरा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन क्या होता है? देखो एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। अब देखो साथियों एसिमिलेशन क्या होगा? देखिए साथियों एसिमिलेशन होता है मतलब आत्मसातीकरण। इसका मतलब होता है न्यू इन्फॉर्मेशन को हमारे मस्तिष्क में फिट करना है ना। क्या करता है? इट मॉडिफाई न्यू इन्फॉर्मेशन इन आवर एग्जिस्टिंग स्कीमा,
हमारे स्कीमा मतलब मस्तिष्क में, स्कीमा मतलब मस्तिष्क में नया इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करता है, इंटर कराता है, प्रवेश कराता है। मतलब मस्तिष्क में नई चीज़ों को क्या करता है, मॉडिफाई कराएगा, फिट करता है। इसको याद रखना, मॉडिफाई न्यू इन्फॉर्मेशन, या इसी को बोल सकते हैं फिट करना। फिट करता है हमारे मस्तिष्क में नई जानकारी को, नई सूचनाओं को, तो वो होता है एसिमिलेशन, मतलब आत्मसातीकरण। मतलब नई चीज़ को हमको क्या करना है, मस्तिष्क में फिट करता है न्यू इन्फॉर्मेशन, मॉडिफाई न्यू इन्फॉर्मेशन या फिट न्यू इन्फॉर्मेशन, दोनों बोल सकते हैं हमारे एक्साइटिंग स्कीमा में, मतलब हमारे मस्तिष्क में। ठीक, इसको याद रखना है। तो एडाप्टेशन क्या होता है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगा। एसिमिलेशन क्या कराता है, मॉडिफाई हमारे नई जानकारी को, न्यू इन्फॉर्मेशन जो भी हम ग्रहण करते हैं उसको हमारे एक्साइटिंग स्कीमा में फिट करता है, मॉडिफाई भी करता है, सुधार भी करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके बाद हो गया एकोमोडेशन, तीसरा पॉइंट एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, अब एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन मतलब समायोजन। अब ये क्या होता है, देखो इसमें होता है हमारे नया नया इन्फॉर्मेशन को, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को हमारे एक्साइटिंग स्कीमा में चेंजिंग करता है। चेंज करना अलग अलग प्रकार से। देखो ये क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग स्कीमा। अब एकोमोडेशन क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन, नए इन्फॉर्मेशन गया वो एसिमिलेशन। अब नए अलग अलग प्रकार से है ना, वेरियस इन्फॉर्मेशन मतलब अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर हमारे स्कीमा में मौजूद होते हैं या प्रवेश करते हैं, और वो जो प्रोसेस होता है नए एक इन्फॉर्मेशन से दूसरा इन्फॉर्मेशन गया, दूसरा इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके तीसरा इन्फॉर्मेशन गया, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन जाते जाता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जाते हैं, वो होता है एकोमोडेशन। और उसको सामंजस्य करता है, एकजुट बनाने का प्रयास करता है, तो वो क्या कहलाता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एक्साइटिंग स्कीमा वेरियस इन्फॉर्मेशन। वेरियस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन में उसमें प्रोसेसिंग होता है, चलते रहता है, बदलते जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, एकोमोडेशन। समझ में आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एक्साइटिंग स्कीमा टू इंक्लूड, मतलब नया नया इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है, इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन। इसमें नया नया इन्फॉर्मेशन जुड़ते जाता है, जबकि उसमें एक ही इन्फॉर्मेशन होता है। किसमें, एसिमिलेशन में एक ही इन्फॉर्मेशन होता है, जबकि इसमें अनेक प्रकार के इन्फॉर्मेशन जुड़ते जाते हैं और प्रोसेसिंग में होते जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका एकोमोडेशन। क्लियर हुआ, इतनी चीज़ें समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो न्यू कर लेते हैं। देखिए उसके बाद अगला जो साइंटिस्ट है लिव वाइगोत्स्की। अगला क्या है हमारे साइंटिस्ट का नाम, लिव वाइगोत्स्की। लिव वाइगोत्स्की, लिव वाइगोत्स्की है ना, साइंटिस्ट का नाम क्या है, लिव वाइगोत्स्की। लिव वाइगोत्स्की क्या है, साइंटिस्ट है ना, लिव वाइगोत्स्की साइंटिस्ट है। अब ये क्या बताते हैं, ये सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। इट डील्स विद द, देखिए इट डील्स विद द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको याद रखना है साथियों, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन बताया, तो लिव वाइगोत्स्की। अब इसके अनुसार क्या होता है, जो लैंग्वेज होता है वो पहले आता है, इनका अपोजिट है जस्ट। लिव वाइगोत्स्की जस्ट अपोजिट बताते हैं। लिव वाइगोत्स्की जो है जस्ट अपोजिट बताते हैं किसके, आपका जीन पियाजे के। जीन पियाजे का कहना क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो थॉट है वो पहले आता है, उसके बाद लैंग्वेज आता है। इनका ये मानना है कि लैंग्वेज पहले आता है, उसके बाद उसके मन में विचार आता है। इसके अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू लिव वाइगोत्स्की लैंग्वेज comes first in case of
कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट से पहले क्या आता है, विचार से पहले क्या आता है, भाषा आता है। लैंग्वेज कम्स फर्स्ट इन केस ऑफ कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के केस में और लैंग्वेज के केस में, दोनों केस में लैंग्वेज इस पर फर्स्ट आता है, मतलब ये लैंग्वेज पहले आता है। इनका क्या मानना है, लैंग्वेज जो है बच्चों में पहले आती है, लैंग्वेज भाषा पहले आती है, उसके बाद उसके मन में विचार आता है, भाषा पहले आती है। जबकि जीन पियाजे का ये मानना है कि भाषा नहीं, थॉट पहले आता है। ठीक, ये इनका मानना है। बाद में दोनों जो है, पहले तो दोनों अलग अलग रहते हैं। इनका ये मानना है कि जो लैंग्वेज है और जो थॉट है, याद रखना, इनका ये मानना है जो लैंग्वेज है और थॉट है, लैंग्वेज और थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट, पहले तो दोनों क्या रहते हैं, अलग रहते हैं, है ना। 3 साल तक, 3 ईयर्स तक के दोनों क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। क्या रहते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। 3 साल तक दोनों क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, दोनों मर्ज हो जाते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, है ना। 3 साल तक सेपरेट रहते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स बोथ आर मर्ज, दोनों मिल जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, बच्चा जो है फिर उसमें सोशल से भी रिलेटेड हो जाता है, सामाजिक भी रिलेटेड हो जाता है ना, और प्राइवेट स्पीच भी करना चालू कर देता है ना। तो बच्चों में सबसे पहले स्टार्टिंग में लैंग्वेज और थॉट अलग अलग होते हैं, लेकिन ये इनका यही मानना है कि लैंग्वेज पहले आता है मस्तिष्क में, उसके बाद फिर क्या होता है, बच्चों में थॉट आता है, ऐसा इनका मानना है। तो ये 2 प्रकार के स्पीच के बारे में बताया है, लैंग्वेज के बारे में बताया है। पहला है, देखिए, लैंग्वेज में 2 प्रकार के लैंग्वेज ये बताते हैं। सोशल स्पीच, क्या होता है, सोशल स्पीच, क्या बताते हैं, सोशल स्पीच, क्या बताते हैं, पहला सोशल स्पीच। ठीक है, दूसरा बताते हैं सोशल स्पीच, दूसरा बताते हैं साइलेंट स्पीच, साइलेंट स्पीच। अब देखो साथियों, सोशल स्पीच और साइलेंट स्पीच क्या है। सोशल स्पीच बच्चों का 0 से 2 साल तक, मतलब इसमें बच्चा कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ देखता है, दूसरों को देखता है ना, सी अदर्स एंड लिसन, दूसरों को सुनता है और दूसरों को देखता है, इतना काम ये 2 साल तक के करता है बच्चा। दूसरे के साउंड को सुनता है, हियरिंग करता है, इन्वायरमेंट को सीखता है, बच्चा कोई ना कोई चीज़ देखते जाता है, वो सोशल स्पीच हो गया। उसके बाद होता है प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच, सॉरी प्राइवेट स्पीच आता है ना। इसके बाद साइलेंट स्पीच तीसरे नंबर में आएगा। साइलेंट स्पीच कितने नंबर में आएगा, तीसरे नंबर में आता है साथियों, है ना। साइलेंट स्पीच 3rd नंबर में आता है। उसके बाद दूसरा होता है स्पीच प्राइवेट स्पीच ना, याद रखना। दूसरा है क्या है, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच 2nd नंबर में है। अब इसका जो एज होता है वो 2 से 6 साल तक का होता है। कितने होता है, 2 से 6 साल तक का होता है। अब 2 से 6 साल में बच्चा क्या करेगा, क्या कर सकता है, मतलब अब वो खुद से बात करने लगता है। चाइल्ड टॉक इट सेल्फ, इसमें क्या होता है, चाइल्ड टॉक इट सेल्फ, बच्चा खुद से बात करता है, स्वयं से बात करता है, स्वयं से बातचीत करता है। बच्चा क्या करता है, स्वयं से बातचीत करता है। इसमें बच्चा क्या करता है, स्वयं से बातचीत करेगा, आपस में बातचीत करेगा। उसके बाद चाइल्ड जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है खेलने कूदने में। इसमें क्या करता है, चाइल्ड जो है इंटरेस्ट लेता है ना, इंटरेस्ट टू मच प्ले, है ना, प्ले में, खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेता है ना। इग्नोर करेगा, दूसरे जो बोल रहे हैं उसको इग्नोर करता है इसमें, है ना। इसमें क्या करता है, प्राइवेट स्पीच में इग्नोर करता है ना। प्राइवेट स्पीच में क्या करता है बच्चा, प्राइवेट स्पीच में देखो, पहला क्या याद रखना है, प्राइवेट स्पीच में बच्चा जो है दूसरों से बातचीत करने में इंटरेस्ट भी नहीं लेता है, अपने खुद में बिजी रहता है, टॉक इट सेल्फ। दूसरा इंटरेस्ट लेता है किसमें, प्ले करने में। तीसरा पॉइंट याद रखना है, इसमें ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा, मतलब नॉट लिसन टू अदर्स मेंबर स्पीक, मतलब अन्य जो व्यक्ति जो है उनके फैमिली मेंबर उसको बोलते हैं, उसकी बातों को सुनता नहीं है, नेगलेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है, इग्नोर करेगा, इग्नोर करता है ना, इग्नोर करता है। तो इसलिए इग्नोर करता है दूसरे की बातों को, इसलिए इसका कहा गया है ईगो सेंट्रिक भी कह देते हैं, ईगो सेंट्रिक स्टेज। मतलब बच्चा क्या हो जाता है, ईगो सेंट्रिक हो जाता है, अहम केंद्रित हो जाता है इसमें। तो इसको भी याद रखना, ईगो सेंट्रिक कौन से स्टेज में है, तो प्राइवेट स्पीच में। ठीक है, इसके बाद अगला जो है साइलेंट इनर स्पीच। तीसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट है साइलेंट इनर स्पीच।
साइलेंट इनर स्पीच। अब देखो साथियों, साइलेंट इनर स्पीच क्या होता है? इसमें जो बच्चा होता है वो मन ही मन बात करता है, मन ही मन बात करते रहता है, इसमें सबके सामने नहीं बोलता है ना। चाइल्ड स्पीक इटसेल्फ, अपने आप ही बात करेगा, ठीक है। ओन्स माइंड, या बोल सकते हैं ओन्स माइंड, अपने आप ही बात करेगा, मन में बात करेगा, मन में बात करता है। ओन्स माइंड मतलब मन में बातचीत करता है, मन में ही बातचीत करता है, दूसरों के सामने नहीं बोलेगा, डरता है दूसरों से बात करने के लिए। कुड नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इसमें क्या होता है? कुड नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो एवरीवन क्यों? दूसरों के सामने से बात करने के लिए डरता है, कहीं कुछ मिस्टेक ना कर दो, कुछ गलती ना कर दो, इसलिए वो दूसरों के सामने स्पीक करने में, बातचीत करने में, बोलने में घबराता है ना। तो ये साइलेंट इनर स्पीच होता है। इसमें बच्चा जो है आपका 6 साल से ऊपर का हो जाता है, लगभग 12-13 साल तक का एज होता है इसमें ना, लगभग अनुमानित है। उसके बाद आता है अगला स्टेज, लास्ट स्टेज सोशल इंटरेक्शन। अगला स्टेज क्या है? सोशल इंटरेक्शन, है ना। अगला स्टेज है सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट स्टेज है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन। अब देखो इसमें बच्चा क्या हो गया, इसमें जो बच्चा है अब सोशली इंटरेक्ट होगा 13 साल से 14 साल के बीच में, मतलब अब उसके बाद वो क्या करेगा? ग्रुप से हेल्प लेगा, मदद करेगा, सोशल से सीखेगा। इसमें क्या करता है सोशल इंटरेक्शन में? चाइल्ड लर्न थ्रू ग्रुप, मतलब वो ग्रुप से सीखना चालू कर देगा, है ना। समूह के माध्यम से सीखता है, समूह के माध्यम से क्या करता है बच्चा जो है? सीखता है। समूह के माध्यम से क्या होता है? बच्चा सीखता है। उसके अलावा बच्चा समूह के माध्यम से सीखेगा, सोशली इंटरेक्ट हो जाएगा, है ना। सोशली इंटरेक्ट हो जाएगा, दूसरों की हेल्प करेगा, अदर्स हेल्प्स, दूसरों की मदद करेगा, दूसरों की मदद करता है, दूसरों की सहायता करता है ना, मदद करता है। अदर्स हेल्प, दूसरों की मदद भी करेगा, समाज से जुड़ेगा, है ना। कनेक्ट टू द सोसाइटी। अब इसमें बच्चा जो है समझदार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है कि उस समाज से भी जुड़ने चालू हो जाएगा ना, समाज से लगाव बढ़ेगा उसका, है ना, लगाव होता है। तो ये चीज़ें जो है इसमें आ जाती है आपकी स्टेज नंबर 4 में, सोशल इंटरेक्शन में। तो 4 स्टेज होते हैं, ठीक, क्लियर हुआ साथियों। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने लर्निंग और एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ अपनी बातें कही हैं, सिद्धांत बताए हैं, थ्योरीज दिए हैं, उन थ्योरी को हमने देखा है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेना है, बना लेना है ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नया टॉपिक, दूसरा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसके बाद ये पहला टॉपिक हमारा लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड आपको हर एक पॉइंट को नोट कर लेना है, बना लेना है, और इसी से रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, बहुत बहुत सुनने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड रहेगा। मतलब पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इतना आपको नोट्स बना लेना है, इसको बार बार रिवाइज करना है, नोट्स बना के लिखना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें लगाने हैं। चलिए ठीक है साथियों, थैंक यू।